नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if all element of a set first set also in a second set। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम डेफिनेशन पे जाए ना, टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, देयरफॉर इफ ए एंड बी आर सेट देन ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स where x belong to A implies that if and only if x also belong to B। यानी वही वाला सेट आपके पास x में भी है और वही वाला एलिमेंट आपके पास वही एलिमेंट आपके पास A में भी है और वही एलिमेंट आपके पास, और हम इसे लिखते इस तरह हैं कि A इज इक्वल टू B। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब हम बात करेंगे कि A एंड B आर इक्वल, तो इसका मतलब है सेम एलिमेंट जो A में है वही सेम एलिमेंट B में भी है। अब ऐसा भी नंबर ऑफ एलिमेंट कॉर्डिनलिटी पे नहीं जाएंगे, देखें कॉर्डिनलिटी तो सेम होना ज़रूरी है ना, लेकिन आपके पास जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। मसलन एक छोटी सी बात है कि मैं कहता हूँ कि एक सेट A है जिसके अंदर है 2 4 7 और B सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B एंड C। अब देखें A की कॉर्डिनलिटी आपके पास क्या है 3 और B की कॉर्डिनलिटी आपके पास क्या है वो भी 3। तो क्या A B के इक्वल है? आंसर इज नो। कॉर्डिनलिटी सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कॉर्डिनलिटी सेम होना ज़रूरी नहीं है बल्कि एलिमेंट का सेम होना भी ज़रूरी है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉर्डिनलिटी सेम है तो ये जो सेट होगा इन A और B को इक्वलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं बोलें। इक्वल कब बोलेंगे? जब जो एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट आपके बी सेट के अंदर भी हो। ठीक है, तो लेकिन इक्वल तब होंगे जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम हो। अच्छा, और इक्वल भी हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है 1 3 3 3, ठीक है, और 5 5 5 5। तो एक और दूसरा सेट है जिसके अंदर ये चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, 1 3 5 है, तो ये भी इक्वलेंट है क्योंकि देखिए ना एलिमेंट तो जो ए में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में ना। रेपिटेशन जब भी हो जाएगी ना तो आपने काउंट एट वंस किया करना है सेट्स के अंदर। इसके करस्पॉन्डिंग एक लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर जो रिपीटिशन है वो बड़े मैटर करती है। लिस्ट को हम इस कर्ली ब्रैकेट में भी नहीं लिखते, लिस्ट को लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं 1 2 3 7 1। तो इसका मतलब जब ये लिस्ट की फॉर्म में लिखा होगा यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये पहली पोजीशन पे 1 है, दूसरी पोजीशन पे 2 है, तीसरी पोजीशन पे 3 है, चौथी पोजीशन पे 7 है, पांचवी पोजीशन पे फिर 1 है। तो ये 1 और ये 1 अब रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन स्लिट्स के अंदर इस चीज़ को काउंट किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे सेट की तो सेट्स के अंदर याद रखिएगा कि हम कभी भी रिपीटिशन को एक्सेप्ट नहीं करते या रिपीटिशन को हम काउंट नहीं करते। तो इक्वल सेट की एक और डेफिनेशन भी हम करेंगे आगे जाके जब हम सबसेट की बात करेंगे कि एक सेट सबसेट कब होगा, तो उस वक्त हम इधर देखेंगे। अभी कुछ इम्पोर्टेंट इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि वेल नोन जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है नंबर सिस्टम में। नेचुरल नंबर में याद रखिएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर आपके पास जस्ट ज़ीरो जो है नेचुरल नंबर में नहीं था, ज़ीरो आप नेचुरल नंबर में अगर ऐड कर लेंगे तो ये जो सेट आपके पास कंस्ट्रक्ट होगा, ये जो सेट आपके पास बनेगा, ये सेट ऑफ होल नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या चीज़ आएगी? सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आपके पास आएगी तमाम वैल्यूज़ जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं और उसके अंदर ज़ीरो भी आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ मज़ीद डिफ़ाइन करने वाली है कि सेट ऑफ इंटीजर को फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। जी बार का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर में क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। और इसी तरीके से जी प्लस के अंदर क्या आएगा आपके पास? 1 + 2 + 1 + 2
+3 +4 अप टू सो ऑन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो ज़ीरो है वो इंटीजर के अंदर था कि नहीं है था। अब हमने ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स बनाए हैं पॉजिटिव, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, पॉजिटिव इंटीजर भी आ गया, तो क्वेश्चन वहीं का वहीं कि ज़ीरो कहाँ पे आएगा, क्या वो नेगेटिव इंटीजर में आएगा या वो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। देखें, ज़ीरो इंटीजर तो है लेकिन ज़ीरो क्या नेगेटिव है, आंसर इज़ नो। ज़ीरो अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या ये पॉजिटिव है, आंसर इज़ नो। तो ज़ीरो ना नेगेटिव आएगा होगा और ना ही ये पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए हम स्पेशल एक वर्ड लिखते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉन नेगेटिव नॉन नॉर पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़ीरो को आपने पॉजिटिव इंटीजर में नहीं रखना, नेगेटिव इंटीजर में नहीं रखना। हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि बताएं जी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं, तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वो हैं जो नेगेटिव नहीं है, मतलब ज़ीरो नेगेटिव नहीं है, वन नेगेटिव नहीं है, टू नेगेटिव नहीं है। तो ये जो होल नंबर है ये आपके पास सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहलाता है। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की को हम क्यू से डिनोट करते हैं, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, कैन बी रिटन, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ हुआ कैन, इज रिटन नहीं लिखा हुआ, कैन बी रिटन यानी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं ना जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे होते, मसलन 1.3333 अप टू सो ऑन, ये पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते लिखे हुए, लेकिन मैं इसे 4/3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि 1.333 का आंसर 4/3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो रैशनल नंबर हैं वो आपके पास वो नंबर होंगे जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, लिखे हुए हैं नहीं, लिखे जा सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के अलावा कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मिसाल के तौर पर 1.732563218 अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, और ना ही ये जो है ना कोई एक ख़ास सीक्वेंस से रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये 1.33 में तो ये था टर्मिनेट नहीं हो रहे थे लेकिन वो स्टॉप तो हो रहे यानी रिपीट तो हो रहे थे ना, तो वो आपके पास रैशनल था। अब 1.732503218 ये अप टू स्वान रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो ये इरेशनल है। अब रैशनल एक सेट था और एक इरेशनल सेट था, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दें यानी इन दोनों का यूनियन ले लेंगे ना, तो हमारे पास जो सेट बनता है उसे हम सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये जो नोटेशन है बड़ी मैटर करती है। तो हम जो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, इसको कैपिटल एन, ग्रीक एन से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर को जी से, और जी प्लस यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को क्यू को बोल्ड क्यू से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर को आर से, और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से, और सी से हम जो है सी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा जो था वो सेट डिफरेंट टाइप के इनफाइनाइट सेट थे। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे अबाउट सबसेट के। सेट की कुछ टाइप्स होती हैं, उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि सेट की कौन सी टाइप होती हैं।